नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपका। आज फिर हम लोग एक साथ आए हैं नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास। और कुछ बच्चों ने ये बोला था कि सर नए क्वेश्चंस। देखिए, हर टॉपिक के अंदर क्वेश्चन पुराने भी होते हैं जो बेसिक सिखाने के लिए हैं, और फिर नए क्वेश्चन। नया या पुराना आपको लगना बस उस बात पे आधारित करता है कि आप जो पुराना कितना पढ़े हुए हैं। आज के क्वेश्चंस में सारा आपको नया मैटर मिलेगा जो मैं अपने ऑफलाइन के अंदर नहीं करवाया था, क्योंकि कुछ चीजें हम लोग प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस वक्त एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पर नई नई चीजें भी पढ़ें और पुरानी चीजें भी सारी मिलाकर पढ़ें। तो क्लास शुरुआत करने से पहले 2 मिनट थोड़ा सा दो बातों पे बात कर लेते हैं। एक तो कि आपको पता है कि कल भारत और चाइना की लड़ाई हुई, और उसके बाद हम लोगों के जवान शहीद हो गए, जो एक बहुत ही दुखद घटना है। श्रद्धांजलि हम लोगों को देनी चाहिए उस चीज को लेके। और दूसरी बात, एक प्रण लेना चाहिए कि कोई भी चीनी सामान हम नहीं लेंगे अब, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर पोस्ट डालने से ना होकर अपने अंदर से भी ये बात आनी चाहिए कि वो सैनिक भी हमारे घर वाले ही हैं। जिस जिस घर का चिराग बुझता है वहीं पर समस्या क्रिएट होती है। तो यानी कि ये दृढ़ संकल्प भी हमें खुद भी लेना चाहिए और दूसरों को भी दिलाना चाहिए कि भाई 2 रुपया महंगा ले लो, लेकिन चाइना का सामान मत लीजिए ऐसे। क्योंकि उससे क्या है कि समस्या हमारे लिए और गहरा जाती है, क्योंकि एक कोरोना का काल, ऊपर से ये वाली चीजें और जो हमारे लिए और दिक्कत क्रिएट करती हैं। और मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि पॉजिटिव रहना है, काम करते रहिए, पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। और जरूर शरीर से पसीना बहाते रहिए, कुछ वर्कआउट करते रहिए, जिससे नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपका सेट होता है। जैसे जैसे हमारी मुलाकात आगे बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे आपके अंदर धीरे 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 पॉजिटिव चीजें या पॉजिटिव थॉट्स आते चले जाएंगे। और थॉट्स का ही गेम है सारी की सारी कहानी बनाने में, पूरी जिंदगी बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। फैक्टर पार्ट 2 मान सकते हैं आप, कि भाई फैक्टर के ऊपर ही कहानी आगे बढ़ेगी आज। देखिएगा, ये सीजीएल 2017 के मेंस का क्वेश्चन है कि 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13 और 4 की पावर 14, हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ एन, कितने धनात्मक गुणनखंड है। कल मैंने फैक्टर निकालने सिखाए थे, आज अपन सीखेंगे पॉजिटिव फैक्टर निकालने। कि कल सारी ही चीजें पॉजिटिव थी, लेकिन क्वेश्चन को देने का तरीका बदल दिया है, पावर के अंदर आ गया। इसलिए मैं अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्यों पहले हम लोगों ने सड इंडिसेज उठाया था, क्यों हमने सिंप्लीफिकेशन उठाया था, क्यों मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट करवाया है। कुछ बच्चे कहते सर प्रॉफिट लॉस करवा दो, कुछ बच्चे कहते सर मेंसुरेशन। अब क्यों मैं नंबर सिस्टम करवा के आगे बढ़ूंगा, हर एक बात आपको समझ में आएगी। आज की क्लास में सारे ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो 100% आपने नहीं देख रखी होंगी। बड़ा ध्यान से क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा, और जो जो चीजें आपको अच्छी लग रही हो उसको अपना नोट करते रहिएगा। तो चलिएगा आज की क्लास को शुरुआत देते हैं। तो देखिएगा, जो भी चीज उसने दे रखी है, इसने बोला कि पॉजिटिव फैक्टर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी पावर है उसको बाहर निकाल लो यार। और सबसे छोटी पावर को अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो ये तो बन जाएगा 1, ये बन गया है 4 की पावर 1, ये बन गया है 4 की पावर 2, और ये बन गया है 4 की पावर 3। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं 64 और 16, 80 और 4 84 और 1 85, तो मैंने ये लिखा 4 की पावर 11 गुणा में 85। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 5 गुना 17। क्योंकि कल मैंने ये चीज आपको समझाई थी, कल वाली बात याद करो, कि बेस के अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए जो अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो। तो इस 4 की 11 को भी मैंने क्या लिखा,
इसको भी मैंने इस तरीके से ब्रेक कर लिया, 2 की पावर 2, क्योंकि नीचे तो 2 ही रह गया। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया है, 2 की पावर 22 गुणा में 5 की पावर 1 और गुणा में 17 की पावर 1। और जब ऐसी चीजें लास्ट में हमने देखा कि 2 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या और 17 अभाज्य संख्या आ गई, जब 20 के अंदर प्राइम नंबर आ जाते हैं तो अब आपको क्या करना है, पावर के अंदर एक एक जोड़ के 23, 22 और 1 23 और 1 और 1 2 और 1 और 1 2, तो 23 दूनी 46 और 46 दूनी 92, तो आंसर आ जाएगा 92। इस क्वेश्चन को करने का 2 नंबर वो हमको दे रहा था। 2017 एसएससी मेंस मैंने लिखवा रखा है, ये क्वेश्चन उसने पूछा था, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में रिवीजन करने में आपके लिए नेट यूज ना करना पड़े, सीधा आप स्क्रीनशॉट से लेते रहें और एक प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से, बस पैटर्न थोड़ा सा क्वेश्चन को देने का अलग था, बाकी वही चीज थी। ठीक है, आ गया होगा सबको समझ में। कमेंट के थ्रू जवाब देते रहा करो, हाँ ना के अंदर, ताकि कुछ चीजें पता लगती रहती हैं। मैं कमेंट के बहुत ज्यादा जवाब नहीं देते हैं, लेकिन चीजों को हम लोग को पता लगता रहता है कि हाँ भाई आप क्या कहना चाहते हैं, या हम जो कहना चाहते हैं वो एज इट इज बात आप तक पहुंच रही है। समझ आ गया होगा आज का पहला क्वेश्चन। बढ़े आगे, चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। अब देखिएगा, फैक्टर के अंदर ही बात आती है। अब ये मैंने टाइप डलवाई है कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ अ नंबर, किसी संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं, अब तक तो हम बात कर रहे थे कि गुणनखंड, अब गुणनखंड के अंदर ही पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड, वो आगे बढ़ेंगे बात है। जैसे एक मैं एक छोटा सा नंबर ले लेता हूं 16। अब एक बात सोचना, फैक्टर क्या होता है, जो संख्या 16 को भाग दे सकती है, तो 1 2 4 8 16, यही तो हो गया। 1 2 4 8 16, यही तो हो गया भाई। अब एक बात देखो, एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल एक का स्क्वायर एक ही होता है। और 4 भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 16 भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 4 का स्क्वायर। तो मतलब इसके गुणनखंडों में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसका मतलब ये है। तो हमने पहचान लिया कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। ये तो मैंने आपको समझाया है कि ये पूर्ण वर्ग फैक्टर का मतलब क्या है, कि उसके जितने फैक्टर, उन फैक्टर्स में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब डायरेक्टली आप कैसे निकालेंगे इस चीज को, अब इस हर चीज में इस तरीके से थोड़ी सोच सकते हैं। आप डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, देखिएगा। डायरेक्टली इस तरीके से कि जैसे 2 की पावर मतलब 16 है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। बेस में तो प्राइम नंबर होना ही चाहिए, ये तो बात मैंने कल बताई थी। अब जो भी पावर आपकी आई है, इस पावर को अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो पावर को 2 से भाग कर दो और साथ में 1 जोड़ दो। तो देखो 4 अगर 2 से भाग करूंगा तो कितना बनेगा, 2 बनेगा, और 2 और 1 कितना आ गया है, 3। यानी इसके गुणनखंडों में 3 ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। चीज आपको समझ आ गई होगी मैंने क्या बताया है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल। अब अगर मैं आए हुए क्वेश्चन के ऊपर ही बात करता हूं, देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर थोड़ी सी कुछ लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशन कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा, इस क्वेश्चन के अंदर बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर परफेक्ट स्क्वायर आपने देख लिया है। अब ये क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 2 की पावर 9, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 4। अगर मैं यहां लिख लेता हूं 2 की पावर 9,
3 की पावर 7, 5 की पावर 4 और ये लिख लिया है 7 की पावर 3। अब ये कह रहा है x कितने पूर्ण वर्गों द्वारा विभाज्य है। मतलब विभाजित होने का मतलब क्या है, लैंग्वेज को तोड़ो। विभाजित होने का मतलब क्या है, गुणनखंड ही तो विभाजित करते हैं भाई, फैक्टर ही तो किसी संख्या को भाग देता है, तो विभाज्य का मतलब तो हो गया गुणनखंड। और अब इसने बोल दिया पूर्ण वर्ग। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसका कहने का मतलब यही तो है। दोबारा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, विभाज्य यानी पूरा पूरा भाग कर दे, गुणनखंड ही तो भाग करता है। और इसने बोला पूर्ण वर्ग, भाई पूर्ण वर्ग के ऊपर अगर बात कर रहा है तो देखिएगा इसने क्या किया, 9 में 2 से भाग कर दो 4.5, 4.5 और 1 तो ये तो बन गया है 5.5। अगली बारी 7 में 2 से भाग कर दो 3.5, 3.5 और 1 तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4.5। अगली बारी अगर मैं बात करता हूं 4 में 2 से भाग कर दो 4/2 और प्लस में 1 तो ये आ जाएगा 3। और अगली बारी में 3 में 2 से भाग कर दो 1.5, 1.5 और 1 तो ये आ जाएगा 2.5। बात समझ में आ गई। अब बस पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद वाली चीज आपको नहीं लेनी है। पॉइंट मतलब इंटीजर नंबर लेना है, पॉइंट के बाद वाली चीज आपको नहीं लेनी है। तो 5, बीच में तो मल्टीप्लाई का निशान है, 5 × 4 20, 20 × 3 60 और 60 दूनी 120। तो यानी कि इस संख्या के जितने भी गुणनखंड आएंगे या जितनी संख्या इसको भाग दे सकती हैं, उनमें से 120 संख्याएं ऐसी निकलेंगी जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी। इंटीजर को लेना है सिर्फ, पॉइंट की बाद की संख्याओं को नहीं लेना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो फैक्टर के अंदर जो कल मैंने आपको करवाया था, जिन बच्चों ने हो सकता आज आए हों, मैंने बोला नंबर सिस्टम तो ऐसा है कि हर दिन आपको नई नई चीजें मिलेंगी, हर रोज एक नया टॉपिक मान लो आप। तो यहाँ पर जो कल वाली चीजें हैं वो चीजें वो थी जो बेस बनाने के लिए थी, ठीक है ना। और आज वाली चीज है कि बेस बनाने के बाद नए वाले क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं और या आ सकते हैं। समझ रहे हैं चीज को कि संख्या को 2 से भाग दो। भाई सर 2 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग, और वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या की 2 बार गुणा। जैसे 5 × 5 25 पूर्ण वर्ग है, 6 × 6 36। तो इसका मतलब उस 2 से भाग दे रहे हैं और साथ में 1 जोड़ दे रहे हैं बस। तो यानी कि 1 तो हम टोटल फैक्टर निकालते वक्त भी जोड़ते थे। समझ गई बात को। तो आंसर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इन चीजों की प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम चैनल पे हम लोग पीडीएफ डाल देंगे। जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं है वो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, ताकि उसमें हम लोग क्लास की लिंक भी डाल देते हैं, ताकि आपके पास बाद के लिए प्लेलिस्ट बनी रहे। क्योंकि इस वक्त ऐसा पढ़ना है कि किसी भी सूरत में जॉब हमारे हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि जो फॉर्म आपने डाल रखे हैं, एनटीपीसी है, सीजीएल है, या जो आने वाला है, या रीट है, या कोई भी अदर एग्जाम, मतलब है कि पूरा दम लगा के पढ़ो और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ो कि आपके बेसिक भी क्लियर हो और आपको जो आने वाली चीजें हैं एक्सपेक्टेड रेंज भी आपकी क्लियर हो। तो चलिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। समझ गए होगे बात को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा और क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, 9 की पावर 9 और n कितनी पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है। पिछले में क्या पूछा था, पूर्ण वर्ग। इस बार क्या पूछ लिया, पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य। यानी कि इसने मेरे को बोला कि 9 की पावर 9 इसके ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो पूरी तरह विभाजित करती हैं इसको, यानी इसके फैक्टर हैं। और उन संख्याओं के अंदर जो परफेक्ट क्यूब हैं। तो एक बात बताओ, फैक्टर की एक सबसे
जो जरूरी टास्क है कि बेस के अंदर अभाज्य संख्या बनाओ, तो 3 का स्क्वायर कर दूं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3 की पावर 18, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये बात बताओ। बिल्कुल लिख सकते हो सर, नीचे अभाज्य संख्या होगी। अब एक बात देखो यार, 18 अगर मेरे को पूर्ण वर्ग चाहिए होता तो इस 18 को किससे भाग करते, अरे बताओ, अगर पूर्ण वर्ग चाहिए है तो किससे भाग करते, 2 से। लेकिन मेरे को चाहिए है परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन। अगर घन चाहिए है तो किससे भाग करेंगे, 3 से, और साथ में जोड़ दो 1, तो 3 से अगर भाग करेंगे तो आएगा 6, और 6 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना, ये बताओ। जिस बच्चे को पता है, जो कंटेंट को इस तरीके से पढ़ के गया है या उस जगह तैयारी करके गया है, उसकी छतरी बहुत मजबूत थी। समझ गए ना कि आपको जो सिखा रहे थे उनकी नॉलेज में कमी नहीं थी, अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज किया है। मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को, मैं जब पेपर क्रॉस किया है तो हम लोगों को ये पता लग गया था कि भाई कैसे पढ़ना है और एक्सपीरियंस के साथ कैसे पढ़ाना है। और धीरे धीरे काम करते चले गए, जब दूसरे बच्चों ने जॉब ली तो हमारे को ये पता चला कि हमारे बताए रास्ते के ऊपर कमी नहीं है, हम भी निकलाए और जिसको बताया वो भी निकलाया। तो अब बारी आपकी है, बताए हुए रास्तों पर चलिए। ये मैं दावा कर रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, आपकी झोली में गवर्नमेंट जॉब डलेगी ही डलेगी, 101% डलेगी। बशर्ते कंडीशन एक ही है कि आप ध्यान से मेरी हर बात को सुने, समझें, डाउट है तो हमसे कांटेक्ट करें, नहीं तो वो नोट्स बनाते चले जाएं। आप किसी भी गांव के अंदर, किसी भी शहर में बैठे हों, बशर्ते आप ये चीजें पढ़ते रहिए, आपको बहुत कुछ चीजें पेपर में इनमें से ही मिलेंगी। बढ़े आगे, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अब देखिएगा, कल हमने सीखे थे फैक्टर निकालना, आज मैंने क्या क्या सीख लिया कि फैक्टर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर निकालना, फिर परफेक्ट क्यूब निकालना, ये 2 बातें सीख ली ना। अब इसी का थर्ड स्टेप, कल से 3 नई बातें। जो बच्चे कल नए कंटेंट के लिए कह रहे थे तो मैंने उनको क्या बोला था कि भाई, जिस दिन टॉपिक शुरुआत होता है ना, उस दिन बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, अगले दिन आप आइएगा। टॉपिक फिनिश के ऊपर अगर आप कह दो कि सर मैं आपसे 4 महीने पहले पढ़ा था और आपने सिर्फ वही चीजें पढ़ाई, तो मैं मानूं। मैंने बोला कि अगर आप 2 महीने पहले भी पढ़ के गए होंगे ना, 100% आपको टॉपिक के एंड में नई चीजें मिलेंगी। तो आज ये तीसरी नई बात आ गई है, x इक्वल टू 2160 उसने दे रखा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विच आर मल्टीपल ऑफ 18, उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण घन हो। तीसरी बात क्या आ गई, किसी संख्या के मल्टीपल हो। अब एक बात हो, 2160 है भाई, ऐसे तो हमको समझ में आएगा नहीं, तो अपन क्या करते हैं, इससे भाग देना शुरू कर देते हैं, बात खत्म। इससे भाग देना शुरू कर देते हैं तो 2 से जाएगा, मेरे को दिखाई दे रहा है 16 से सीधा सीधा भाग जा रहा है ये, 16 एकम 16, 16 दूनी 48 और 16 पंजा 80। ठीक है भाई, और 16 को मैं वहां तोड़ दूंगा तो 100, ये 16 एकम 16 तो बचेगा 5, 16 दूनी 48, 6 और 2 8, 16 पंजा 80। 5 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा 1 बारी। तो मुझे ये बात समझ में आ गई यहाँ पर कि 2 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर, 2 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 3, यही आ गया है। बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 16 गुणा 5 80 और 80 गुणा 27, तो 856, 16 और 5 21, कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर दी है। तो एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं कि 2160 को अगर अपन ब्रेक करके लिखेंगे ना, 2160 को अगर अपन ब्रेक करके लिखते हैं तो ये बनेगा 2 की, पीछे 5 तो बनेगा ही बनेगा, जीरो दिखाई दे रहा है, तो ये बनेगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर
एक। जितनी छोटी संख्या से हम ब्रेक कर सकते हैं उतनी छोटी संख्या से ब्रेक करते हैं, क्योंकि 16 16 पंजा 80, 80 और 27 की गुणा करनी है, 27 अट्ठा 216 होता है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट है। अब एक बात समझो, इसने मेरे को एक बात बोली कि ऐसे फैक्टर निकालो जो 18 के गुणनखंड हों। तो 18 का गुणनखंड के लिए इनमें से 18 बाहर निकाल लो। जिस भी संख्या का गुणनखंड निकालना है उस संख्या को ही बाहर निकाल लो आप। तो मैंने एक बात देखी कि 18 क्या होता है, 2 गुणा में 3 का स्क्वायर, यही तो होता है। अब 2 की पावर 1 है तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 गुणा में ये आ जाएगा 3 और गुणा में 5। बात समझ में आ गई। जिस भी संख्या के गुणनखंड निकालने हैं आपको, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि उस संख्या को इनमें से बाहर निकाल लो भाई। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 के फैक्टर थे तो 18 बाहर निकाल लिया। अब जितनी भी संख्याएं अंदर बच गई उसके फैक्टर बता दो। 3 और 1 कितना बन जाएगा, 4। 1 और 1 कितना बन जाएगा, 2। और 1 और 1 कितना बन जाएगा, 2। और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 18 से विभाजित हो जाएंगी इसके फैक्टर्स में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। आज की तीसरी बात है, बड़ी छोटी सी बात है कि इनके फैक्टर में से वो संख्या बाहर निकाल लो जिसके मल्टीपल आपको निकालने हैं। तो ये मल्टीपल वाली चीज ये बाहर आ गई। और इसके बाद अपना अंदर एक एक है, पावर में एक एक ऐड करो और गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा 16। सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना ताकि बाद में भी समझ में आ जाएगा। और जितने भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे थे, आज की क्लास में सभी बच्चों के लिए नई बात है। कल तक की बात मैंने उन बच्चों को सिखानी थी कि जो बच्चे ऑफलाइन में नहीं थे अपने पास। अब जब समझ आ गया कि फैक्टर चीज क्या है, कैसे निकालते हैं, तो अब इसकी टाइप्स पे आ गए हैं कि पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन और किसी संख्या का गुणज यानी मल्टीपल। चलिएगा, इसी का सेकंड पार्ट अपन अगर देखें इसी क्वेश्चन का, तो आपने लिख तो लिया होगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि वह संख्याएं निकालो जो 60 का फैक्टर हो, 60 से विभाज्य हो। सिर्फ आपको देखना है कि 60 से डिवाइड होने वाली संख्याएं। तो आप क्या करोगे, इनमें से 60 बाहर निकाल दो। 2 4, 4 तिया 12 और 12 पंजा 60। जिस भी संख्या के फैक्टर आपको निकालने हैं ना, वो संख्या ही बाहर निकाल दो सिर्फ। बात समझ में आई, अरे हाँ ना में जवाब दो। और उसके बाद देखो यार, 2 पावर बाहर आ गई तो यहां तो बच गया 2 की पावर 2। ये 1 पावर बाहर आ गई तो ये आ गया 3 की पावर 2। और 5 तो बाहर आ ही गया है। अब इसके साथ तो कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, क्योंकि ये तो वो संख्या है, इसी के गुणा में तो बैठा है ये, तो इसी का तो मल्टीपल है। अब यहाँ पावर जोड़ दो, तो 2 और 1 3 और 2 और 1 3 और 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। तो यानी कि 9, इन इस संख्या में 9 ऐसी संख्याएं होंगी जो 60 से भी भाग हो जाएंगी। तो ये आंसर आ गया है आपका 9। समझ गए मेरी बात। फैक्टर को लेके जितनी भी चीजें आई थी आज तक, फैक्टर निकालना, मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर मैं एक बार लिख दूं अपन ने क्या क्या सीखा है, क्योंकि वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको ये पता रहे कि आपने फैक्टर में क्या क्या सीखा, क्या क्या उसने क्वेश्चन में पूछा है, और क्या क्या फिर उस तरीके से वो आगे पूछ सकता है। जब हर बात का सेल्फ एनालिसिस होगा ना, तो हमेशा ध्यान रखिए, चीजें हमेशा बेहतरी के लिए होती हैं। और मैं कह रहा हूं बड़ा धुआंधार तरीके से पेपर को सोल्व किया करेंगे, बशर्ते आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो और वो चीजें पढ़ रहे हो जो पेपर में आनी है। कहते हैं ना कि कंसेप्ट तो दुनिया के स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन उन चीजों पे जो पेपर में आनी ही नहीं, चीजें वो पढ़नी है जो एग्जाम में आनी है। तो फैक्टर के ऊपर हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले है कि फैक्टर निकालना, फाइंड फैक्टर, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या सीखा है, फाइंड फैक्टर के अंदर 3 भागों में बट गया था। एक तो टोटल, टोटल फैक्टर निकालना, इवन फैक्टर निकालना, ओड फैक्टर निकालना, ठीक है। फिर मैंने सिखाया आपको सम ऑफ फैक्टर, और सम ऑफ फैक्टर में फिर ये तीनों भाग सेम टू सेम आगे थे।
फिर मैंने तीसरे बात पे सिखाया है कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। फिर मैंने चौथे पॉइंट पे आपको सिखाया है क्यूब फैक्टर। और फिर मैंने आपको पांचवें पॉइंट पे आपको सिखाया है मल्टीपल फैक्टर, गुणज फैक्टर। यानी कि ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। ये पांच चीजें आपने आज सीखी हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन तो चाहे 50 बना लो। अब जैसे मैंने मल्टीपल के क्वेश्चन तो 2 कराए। मैं कहता हूं कंसेप्चुअल चीज को मैं लंबा खींचना चाहता हूं, क्योंकि एक बात हो, इसी तरीके के मैं अगर टाइम पास करना होता तो मैं क्या करता, इसी के मैं आपको 10 क्वेश्चन कराता। भाई वो चीजें क्या है, आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि हम उतना ही डाटा यहां पर खर्च करें बाकी चीजों में। बाकी आपको भी, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड एनवायरनमेंट के लिए आपको मोबाइल की भी जरूरत है, उन चीजों में देखते हैं तो सारा डाटा आपका यही ना खर्च हो जाए। तो इसलिए मैं उन चीजों का भी बहुत ध्यान रखता हूं। तो 2 क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए हैं, ठीक है। और ये चीजें मैं आपको कल सिखा चुका था। तो ये आपका नंबर सिस्टम का पहला पार्ट। फैक्टर के ऊपर जितनी भी बन सकती थी बात, अपन ने सारी बात बना दी है। ध्यान आ गया सबको? चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। आप डाल सकते हैं पार्ट 2, और उसमें आप ध्यान से सुनना कुछ चीजों को, क्योंकि उसमें कुछ चीजों का पता होना आगे के लिए जरूरी है। क्योंकि इसके अंदर जब जैसे आगे बड़े टॉपिक आएंगे इंटीजर वगैरह, तो इंटीजर वगैरह के लिए आपको उन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। देखिएगा, एक होता है, सबसे पहले मैं लिखता हूं, आप हेडिंग डाल लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सेकंड पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण मैं हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि लिख लें, वर्गीकरण संख्याओं का। तो ये हेडिंग एक बार आप डाल लो पार्ट 2 करके, कि सेकंड पार्ट। पहला पार्ट आपका खत्म हो गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। और इसके बाद देखना आपको ये चीज समझ आएगी कि पिछली बार कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, अगली बार कौन सा पूछा, अगली बार कौन सा पूछा, तो आगे क्या पूछ सकता है। क्योंकि एक्सपेक्टेड लेवल की समझ के लिए हम लोगों को एक सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से आपको नंबर सिस्टम की चीजें आपको समझ आएंगी कि किस तरीके से आगे क्या आ सकता है। तो देखिएगा, संख्याओं का वर्गीकरण। अब देखो, सबसे पहले होता है, जिन बच्चों ने 11th के अंदर मैथ पढ़ा है ना, तो उनके लिए तो यार ये दूसरे टॉपिक में ही था। पहला सेट थ्योरी का था, दूसरा ही टॉपिक था। वहां पे एक लिखा था कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्रित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। जिन्होंने 11th में पढ़ा था, लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ा था कोई खास बात नहीं है, जो जो काम की बात है अपन यहां लिखवाते चले जाएंगे। सम्मिश्रित संख्याएं, सम्मिश्रित संख्याएं। अब ये 2 भागों में बटी होती है। सम्मिश्रित संख्याएं 2 भागों में बटी होती हैं। एक होती है रियल नंबर, और एक होती है इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में रियल नंबर की कहानी है। यानी कि मैं लिख दूं अगर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, और ये होती हैं काल्पनिक संख्याएं। भाई काल्पनिक कैसे? कुछ बच्चों ने आप में से पढ़ रखा होगा आयोटा, जिसका मान होता था अंडर रूट के अंदर -1, और ये वो। उस कहानी के ऊपर हमें अभी जाना ही नहीं है, क्योंकि उधर अपना सिलेबस ही नहीं है। तो इसको रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर 2 चीजें आती है, एक होता है इंटीजर, इंटीजर, और एक होता है डेसिमल, डेसिमल। यानी कि दशमलव, दशमलव, और ये होता है पूर्णांक। ये बात है। अब इसमें से फिर आगे एक एक बात बढ़ानी, तो एक बार तो आप क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट खींच लो, ताकि आपको पता रहेगा कि कैसे, कहां से शुरुआत हुई है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स में 2 भाग हो गए थे, एक रियल और इमेजनरी। इमेजनरी अपने सिलेबस में ही नहीं है। तो अब अपन ने क्या किया है, ये ब्रैकेट मान ले, ब्रैकेट मत मानना, ये मैंने आपको बताया है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा आयोटा,
ठीक है ना, इसको चाहे हटा भी दो। और फिर रियल नंबर में सबसे पहले आए दो पार्ट की, इंटीजर और डेसिमल। तो आज अपन क्या शुरुआत कर रहे हैं, इंटीजर, फिर इंटीजर से रिलेटेड सारे टॉपिक, उसके बाद डेसिमल, और फिर डेसिमल से रिलेटेड, क्योंकि आगे रिमाइंडर थ्योरम आनी है, यूनिट प्लेस आना है, वो इन्हीं बातों पे डिपेंड करता है। आपको समझ आएगी कि वो चीजें किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। आपका मैथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा, साथ साथ चलेंगे। मैंने बोला कि आप कहते हैं ना कि मैथ के अंदर इतना कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि ये रहेगा कि मैथ मेरे सिलेक्शन की रीढ़ की हड्डी बनेगा। बस एक जुड़े रहिए, कॉन्टिन्यूअस जुड़े रहिए और कॉन्टिन्यूअस पढ़ते रहिए, क्योंकि निरंतरता वो चीज है जो किसी भी असंभव चीज को संभव में परिवर्तित कर देती है। देखिएगा, अब आगे बढ़े। अगर अपन आज यहाँ क्या स्टार्ट करते हैं, इंटीजर स्टार्ट करते हैं, तो चीजों को मैं हटा देता हूं। आपने लिख भी लिया होगा, और जो बच्चे नहीं भी लिखते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बात उतनी ही है, क्योंकि आजकल पढ़ाई का पैटर्न बदल गया है, और पैटर्न बदल गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। देखिएगा, अब बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर, अब इंटीजर, आज ऐसी तीन चार बातों का पता चलेगा जो जर्नली व्हाट्सएप के ऊपर या ग्रुपों के अंदर डाउट्स आपके घूमते रहते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक जीरो, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, इनफाइनाइट से लेकर कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 एक तक। और नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, -1, -2, -3, ऐसा करते करते माइनस इनफाइनाइट, ये होता है नेगेटिव इंटीजर। और है जीरो। ये तीन तरीके के पूर्णांक मैं यहां हिंदी में भी लिख देता हूं, ताकि किसी भी बच्चे को बाद में समस्या ही ना हो कि सर हिंदी या इंग्लिश में से कुछ भी पूर्णांक। अब एक चीज समझिएगा, जो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, इन्हीं को बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। इन्हीं को बोलते हैं नेचुरल नंबर, एक से लेकर प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ये बात तो छोटी छोटी है, पांचवी छठी क्लास की, लेकिन जब पेपर के अंदर हम लोग अटक जाते हैं, उससे अच्छा है कि हर चीज को बहुत ध्यान से देखें ताकि समस्या ही क्रिएट ना हो। यानी पॉजिटिव जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं। अब कई बारी तो ये पूछा गया है कि जीरो क्या है, नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है। तो यहां से इस ग्राफ से पहली चीज आपको क्लियर होगी कि जीरो ना तो मैंने पॉजिटिव के नीचे लिखा, जीरो ना मैंने नेगेटिव के नीचे लिखा। तो जीरो क्या है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। जीरो अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, इंटीजर है, डेसिमल नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो, अगर मैं इनके साथ जीरो को मिला दूं, कहने का मतलब इस ग्रुप को अगर मैं मिला दूं तो इस ग्रुप का नाम हो जाएगा होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। इस ग्रुप का नाम हो जाएगा होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, यानी पूर्ण संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्याएं। अगर एक से शुरू है तो क्या चीज है, प्राकृत संख्याएं। और अगर मैं आपको ये कह दूं कि जीरो भी इनमें आ गया तो ये क्या हो गया है, वोल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ये नेचुरल नंबर है, ये वोल नंबर है। तो पहली चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। यहां से एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि जीरो कैसी संख्या है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो न्यूट्रल है, पहली बात। अब देखो, अब अगर मैं बात करता हूं इधर पॉजिटिव के सेंस की, और आप बच्चों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, और अगर इन केस इस चीज का आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हो तो जब बाद में क्लास के एंड में आप वीडियो को प्लेबैक करके आप ले लीजिएगा। ठीक है, इंटीजर पूर्णांक,
इंटीजर, इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक फिर दो भागों में बटा हुआ है। क्या? एक इवन नंबर सम संख्या, एक ओड नंबर विषम संख्या, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। भाई सम संख्या की डेफिनेशन क्या है? डिविजिबल बाई टू, दो से विभाजित हो, दो से विभाजित हो। तो ये तो होता है, और इसकी क्या है? दो से विभाजित नहीं हो, दो से विभाजित नहीं हो, नहीं हो। अब पंगा सारी बातों का कोई नहीं है, पंगा फिर उस जीरो का आ गया। जीरो के बारे में आज हमें सबसे पहली बात क्या पता चली? ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। अब बोला कि सर अगर ये क्या है, तो जीरो क्या है? जीरो सम संख्या है कि जीरो विषम संख्या है? मुझे एक बात बताओ यार, मैं प्रूफ करूंगा बकायदा जो मैं कहूंगा। मैंने आपको एक बात बता दी कि जीरो ये सम संख्या है जीरो। कैसे? बोला सर बोल दिया, उसको प्रूफ कर दो। प्रूफ करने के पांच छह तरीके हैं, मैं आपको चलो एक दो डिस्कशन दे देता हूं। इधर ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई एक बात बताओ, तो गैप दो दो का गैप रखते रहो, इधर से कितना ही दूर तक बढ़ा लें अपन। और अब एक बात बताओ, मैं अगर यहां बोल दूं कि -10, -8, -6, -4, -2, दो का गैप में जीरो आएगा कि नहीं आएगा? क्या -2 से सीधा दो पे चले जा सकते हो आप? अगर दो दो जोड़ना है तो -10 में दो जोड़ो -8, -8 में दो जोड़ोगे तो -6, -6 में दो जोड़ोगे -4, -4 में दो जोड़ोगे -2, और -2 में दो जोड़ोगे तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा? और आके ओड नंबर की सीरीज देखो, -9, फिर -7, -5, -3, -1, और दो जोड़ते ही एक आ गया, जीरो नहीं आया। समझ गए होगे बात को कि जीरो कौन सी सीरीज में प्रेजेंट है? इस सीरीज में प्रेजेंट है। कई बार कहते हैं ना कि सर जीरो से भाग हो जाए, कंफ्यूजन कुछ बच्चों को क्या रहता है कि दो से विभाजित हो, जीरो दो से विभाजित है, 10 को देख लो ना, दो से विभाजित है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जीरो तीन से भी तो विभाजित है, 30 को देख लो। भाई तीन से भी तो हो गया ना, 300 को देख लो। तो एक बात बताओ, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि जीरो दो से भी विभाजित है, तीन से भी। ये किसने बोला कि भाई दो से मतलब तीन से विभाजित होने वाली संख्या सिर्फ ओड है? ना, छह को देख लो ना, छह सम संख्या है लेकिन है तो तीन से विभाजित। तो विभाजित होने वाली नहीं, दो दो का गैप होना चाहिए, वो सीरीज मेंटेन करने के लिए इस जीरो को तो आना ही पड़ेगा। तो जीरो सम संख्या है। तो आज जीरो के बारे में एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता लग जाएगा सारी चीजों का। और मैं एक बार यहाँ ये इस नंबर को बदल देता हूं ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। -6, -4, 2, 0, ये। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सारी चीजों का अच्छे से पता हो कि इवन के अंदर क्या होता है। समझ गए बात को? बढ़े आगे अब। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जीरो के बारे में दो बातें मैं फिर बता देता हूं। जीरो ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। दूसरी बात, जीरो समपूर्णांक है। जीरो समपूर्णांक है। जीरो एक इवन इंटीजर है। ठीक होगी बात को? अब देखिएगा, इसकी खूब सारी प्रॉपर्टीज भी हैं। कैसे? अब उन प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं ये बोल दूं कि इवन नंबर के अंदर अगर इवन ही जोड़ूं या इवन घटाऊं तो क्या आएगा? भाई चार, आप एग्जांपल लेके देख लो ना, मान लिया 10 में 8 जोड़ा तो क्या यही तो आया? इवन ही तो आया। अगर मैं आपको ये बोल दूं ओड नंबर के अंदर अगर मैं इवन जोड़ूं या घटाऊं, या इवन के अंदर ओड जोड़ूं घटाऊं, वो कुछ नहीं है। अब एग्जांपल लेके देख लेना आप वहां पर कि जैसे ये 5 है, 5 के अंदर जोड़ा 4,
तो 5 और 4 कितना आ गया? 9। या 5 में से 4 घटाओ तो कितना आ गया? 1। यानी कि समझ में मुझे एक बात आ गई कि ओड मैं इंग्लिश में लिख दिया है। जो बच्चों को थोड़ी सी भी समस्या हो वो इसको हिंदी में देख लेना। ये तो बहुत छोटी सी बात है, इवन का होना कि ओड का होना। और अब एक बात देखो, ओड के अंदर अगर मैं ओडी जोड़ूं या ओडी घटाऊं तो क्या आएगा? ये इवन आएगा। ये ऐसी बात है कि हर दूसरी तीसरी क्लास चौथी क्लास के बच्चे को पता है, बस आपकी नजरों से निकल गई, मैंने इसलिए लिख दिया। आप एग्जाम्पल मान के देख सकते हैं ना भाई। जैसे ये मान लिया मैंने 5 और ये मान लिया मैंने 3, तो 5 में से 5 और 3 टोटल कितना? 8। इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तो यही सेम चीज फिर मल्टीप्लाई में आती है। मल्टीप्लाई में भी आप ऐसा करके देख सकते हैं कि इवन की मल्टीप्लाई इवन से करेंगे तो क्या आएगा? ओड की मल्टीप्लाई ओड से करेंगे तो क्या आएगा? ओड की मल्टीप्लाई इवन से करेंगे, इवन से मल्टीप्लाई होते ही तो फिर वो इवन बन जाएगा। ये आप करके देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू आप सेट कर सकते हैं। बात आपको समझ आ गई होगी कि इंटीजर को पहले मैंने पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो में बांटा, अब इंटीजर को दूसरे तरीके से इवन ओड में बांट दिया। क्लियर होगी मेरी बात को? अब देखिएगा, अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूं, अब कुछ बच्चों के माइंड में एक बात जाएगी कि सर इनका यूज कहां है? अरे पहले सीख तो लें। यूज तभी तो आएगा ना जब पहले उसका पता रहेगा। जब पहले हमें मार्कर का पता ही नहीं था तो इसके यूज का थोड़ी पता रहेगा। आज आपके पास मोबाइल है, पहले आपके पास मोबाइल आएगा तो ही तो उसका पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी सारी हजारों एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर आज तक हमें नहीं पता होगा। आपको भी हो सकता है 1 डेढ़ साल हो गया होगा, सारी चीजों का यूज थोड़ी किया है, लेकिन उसके अंदर है। तो पहले इन चीजों को अपने पास रखो, तो जब यहां रखोगे ना तभी तो यूज होगा। जब यहां होगा ही नहीं तो यूज कहां से करोगे? समझ गए ना मेरी बात को? जब घर के अंदर गाड़ी होगी तभी तो यूज आएगा। घर में गाड़ी ही नहीं है, हमारे घर में आप जैसे हम जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं, बिल्कुल ही मध्यम वर्ग के लोग हैं, एक बात बताओ, जब हमारे घर में हवाई जहाज नहीं है तो हम क्या यूज कर पा रहे हैं? नहीं। जब होगा तो ही तो यूज करेंगे ना भाई। तो इसलिए पहले इन चीजों को अपने पास रखो। अब देखिएगा इसके आगे अगर अपन बढ़ें, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। अगर मैं इसको यहां पे लिखता हूं धनात्मक पूर्णांक, तो जीरो कैसा नंबर है? बताना भाई, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जीरो कैसा नंबर है? कमेंट करिए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। जीरो सम है कि विषम है? जीरो सम संख्या है। और जीरो दशमलव है कि पूर्णांक है? पूर्णांक है। 3 बातें मैंने आज आपको बताई हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक के अंदर फिर 3 चीजें बट के आएंगी। तो देखिएगा, जो पहली चीज आ रही है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, फिर एक और प्राइम नंबर, फिर एक और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। ये आ जाएगा भाज्य संख्या, ये आ जाएगा अभाज्य संख्या, और एक है। अब एक बात देखिएगा कि सर एक आपने अलग क्यों कर लिया? इसकी डेफिनेशन कहती है कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल के प्री में पूछा गया था कि इनमें से सबसे छोटी भाज्य संख्या, जिस संख्या को खुद के अलावा कम से कम दो जरूर भाग दे दें, खुद के अलावा कम से कम 2 जरूर भाग दें, उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर कल आप देख चुके हैं कि जिसके 2 फैक्टर हों, दोनों अलग अलग हों। तो एक तो प्राइम नंबर था नहीं। अब एक बात बताओ, भाज्य संख्या क्या कहती है? कि जो खुद के अलावा कम से कम 2 संख्याएं जरूर ऐसी हों जो उसको भाग दे सकती हैं। तो एक बात बताओ, एक एक के अलावा कोई 2 संख्या है इसके पास? नहीं। दो, दो के, अब 2 को 2 भी भाग दे सकता है और एक भी। 2 को हटा दो तो मतलब इसको एक ही संख्या भाग दे पा रही है? नहीं। इसका मतलब 3, ये भी नहीं।
सबसे छोटी जो आती है वो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 आती है। तो आप लिख लेना ये बात है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4। आप चेक करो ना यार, 5 देखो, 5 भी गायब। अब 6 को देखो, 6 भी भाज्य होगी, 7 भी हो गया, 7 गायब हो गया, 8 हो गया। और विषम भाज्य कौन सा है? 9 है। सबसे छोटा विषम भाज्य 9 आ जाएगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी आ जाएगी? 4। कि मैं दोबारा बोल देता हूं, खुद को हटा दो। खुद के अलावा दो ऐसी संख्याएं जो भाग दे दें, तो एक खुद को ही भाग दे सकता है बस। दो को खुद हटा दे तो एक ही भाग दे सकता है बस, दूसरी कहां है? 3 के अंदर इसको हटा दे तो फिर एक ही तो बच गया। 4 में क्या हो गया है? एक भी भाग दे देगा और दो भी भाग दे देगा, तो इसको हटा के दो संख्या बन गई ना। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कितनी आएगी? 4। सबसे छोटी ओड कंपोजिट नंबर विषम भाज्य संख्या कितनी आएगी? 9। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। तो एक भाज्य संख्याओं में नहीं आता है, एक अभाज्य में भी नहीं आता है, इसलिए ये अलग है। समझ गए ना? हर तीसरे तरीके का, इंटीजर में मैं तीसरा तरीका लेके आ रहा हूं ये चीज को। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। जो एक बारी में हो सकता है चीजें आपके माइंड में नहीं भी सेट हो, जब 2 बार चीजों को देख लेंगे तभी बेनिफिट मिलेगा उसको। कम से कम वीडियो को 2 बार देखा करो। ये वाली वीडियो, कल जो बच्चों ने बोला कि सर कुछ नया, तो आज लो सारा ही नया लो, सब कुछ ही नया लो। बस उस नई चीज को समझने में आपको क्या लगेगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन समय आपको ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अगर प्राइम नंबर की अपन बात करते हैं, प्राइम नंबर मैंने आपको कल सिखाया था कि प्राइम नंबर क्या चीज है। कि भाई जिसके दो फैक्टर हों और दोनों अलग अलग हों। अच्छा मुझे बताओ, एक तो आपने सीखा प्राइम नंबर, सीखा है अभाज्य संख्या। एक तो आपने सीखा है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है। दूसरा एक होता है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या या रिलेटिव प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य कौन सी संख्या? जो संख्याएं आपस में भाग ना दे दें। आपस में भाग जैसे कुछ भी हो सकता है भाई, 7 और 9। अब देखो हकीकत में 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, हकीकत में तो 9 प्राइम नंबर तो नहीं है। ऐसी संख्याएं जो आपस में भाग ना दें, या इनको बोलते हैं इनका एचसीएफ 1 है, मतलब दोनों संख्याओं को सिर्फ एक ही भाग दे सकता है, एचसीएफ 1 हो। जैसे अगर कुछ भी आप लिख सकते हैं, इस केस में जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं ऐसी हों। भाई एक बात देखो, 13 और 14, ये लो जी, 14 नंबर जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये दोनों सह अभाज्य हैं। आपस में भाग ना दें, सह अभाज्य है। सह मतलब साथ वाली संख्या, सह मतलब साथ, साथ वाली संख्या भाग ना दे, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। बात समझ में आ रही है? हाँ ना? ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसने। अब जब एचएफ एलसीएम आप पढ़ेंगे तो इस चीज का बहुत अच्छे से यूज होगा। उस वक्त अपन थोड़ी देखेंगे सहभाज्य क्या है, उस वक्त यह होगा कि बस आपको पता है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन पिछले साल ही आया है, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, ट्विन प्राइम नंबर। 4 जोड़े दे रखे थे, इनमें से ट्विन प्राइम नंबर बताओ। ट्विन प्राइम नंबर, इसको मैं एक बार हटा देता हूं ताकि ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर क्या है? कि दो ऐसी अभाज्य संख्या जिनका गैप 2 है। जैसे अगर मैं बोलूं 3 और 5 दोनों ही संख्या अभाज्य हैं और गैप भी 2 है। जैसे मैं बोल दूं 5 और 7, कि ऐसी संख्या, दोनों संख्या अभाज्य भी हो और गैप भी 2 हो। जैसे 7 और 9 हो सकता है क्या? क्या मुझे अब बताओ, क्या 7 और 9 ट्विन प्राइम नंबर है क्या? ना,
ट्विन यानी दो, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या यानी ऐसा जोड़ा जिसके अंदर दो का ही गैप हो और दोनों ही प्राइम नंबर हो। तो 7 और 9 नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? ये तो आ गई है। अगर मैं इसको हटा दूं एक बारी के लिए, देखिएगा सारी क्लास समझने लायक थी भाई, ये चीजें बहुत जरूरी चीज में हैं। अगर मैं एक बात तो कौन सा लिख सकता हूं, क्या मुझे बताइए, 17 और 19, 17 अभाज्य है क्या? हाँ। 19 भी अभाज्य है? हाँ, प्राइम नंबर है। और दोनों का गैप कितना है? माइनस करके देख लो, दो का ही गैप है, तो इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नंबर है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले साल कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। और ये छोटे छोटे एग्जाम के अंदर, जैसे रीट है, ग्रुप डी है, इनके अंदर दोबारा आएंगे ये सारे क्वेश्चन। उस वक्त क्या रहेगा, छोटी सी बात का नंबर कट जाए ना, वो मलाल पूरी जिंदगी नहीं जाता है। हार अगर ऐसी हो जाए, 100 रन से हार गए, 200 से हार गए ना, अगर हार 1 रन की हो जाए, जो न्यूजीलैंड 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जो हार लेके गया है, वो हार उनके पचेगी नहीं भाई। 1 या 2 रन की हार इतनी खतरनाक हार है कि या तो फिर 100 से हार जाओ, कम से कम मन में ये तो रहे कि सामने वाले हमसे बहुत ही स्ट्रांग थे। तो अगर या तो ऐसा क्वेश्चन हमसे नहीं हो कि जो सारी दुनिया से ही ना हो, तो हम ये तो मान लें कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं। अगर आसान क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे तो ये पूरी जिंदगी के ऊपर दाग लग सकता है। और इस वक्त की सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट जॉब से रिलैक्स जोन है ही नहीं। तो भाई दम लगा के तैयारी करो। जब धुआंधार चीजें अगर करनी है ना पेपर में जाके, तहस नहस करना उस एग्जाम को, तो आपको कंसंट्रेशन, आपकी निरंतरता आपकी, ये आपको बनानी है। टूटेगा मन, टूटेगा, बनाना आपको है। मन करेगा कि इसको मैं गाना ही सुन लेता हूं, इतना नेट को यूज करूं, बनाना आपको है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। बाद में इसको संवारने वाला कोई नहीं आएगा। चलिएगा, अब ये ट्विन प्राइम नंबर के बाद अगला, अगली चीज एक बार स्क्रीन पे डाल दो। तो अब आप देखिएगा, ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो के अंदर आया। ये क्वेश्चन, परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर, इसको सही तो बोलते हैं परिपूर्ण संख्या, और इसको कई बारी पूर्ण संख्या भी लिख देता है वो। एक धनात्मक पूर्णांक है जो अपने धनात्मक विभाजकों के योग के बराबर है संख्या को छोड़कर। और एक, वन इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, ये मैंने आपको लिख दिया है, अभी स्क्रीनशॉट मत लेना। अभी मैं जब ये थोड़ा सा चीजें, मैं एक एग्जांपल इसके नीचे लिख देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट लेना आप। तो अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, इस डेफिनेशन को अपन समझते हैं। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर बनाओ भाई, कितने? एक, मतलब ऐसी कौन सी संख्याओं से भाग दे सकता है? 2, 3 और ये 6। ठीक हो गया। अब मुझे एक बात समझाओ, 1, 2, 3 और 6, खुद को हटा दो, खुद को हटा दो, बाकी जितने भी इसके फैक्टर्स बच गए, अगर उनका जोड़ इस संख्या के बराबर आ जाता है तो उस नंबर को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। खुद को हटा दो, इसके सारे फैक्टर लिखे, खुद को हटा दो, और खुद को हटाने के बाद जितनी भी फैक्टर बचते हैं उनका जोड़, 3 और 2 5 और 1 6, क्या इस संख्या के नंबर आ गया? क्या बराबर आ गया? हाँ, तो ऐसी संख्या को परफेक्ट नंबर बोलते हैं, परिपूर्ण संख्या। कई बारी इसको पूर्ण संख्या भी लिखता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या है। देखिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं, 28। 28 के फैक्टर देखना, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बातें हैं, आई हुई हैं, आ सकती हैं। ये वो बातें हैं जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हुए भी नहीं आते, लेकिन छोटी छोटी सी बात। जैसे 28 को देखो, 1, 2, 4, 7, 14 और 28, ये हो गया भाई। इसके फैक्टर मैंने लिख दिए फटाफट। अब इसने बोला खुद को हटा दो, खुद को अपन ने हटा दिया, काटा लगा दिया। अब इसके जितनी भी चीजें बच गई ना, इनका जोड़ इस नंबर के बराबर हो। 14 और 7 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28, तो क्या नंबर आया? क्या? तो यानी कि ऐसी संख्या जो खुद को हटा के बाकी फैक्टर्स का जोड़ उस संख्या के बराबर होगा, तो ये होता है परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या। ये लो जी, नया कंटेंट लो आप। जो कल बच्चे कह रहे थे, मैंने बोला कि आज हर बात ऐसी है कि
एक बारी आपको अगली क्लास में आने से पहले जरूर। तो आगे से इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर मैं क्लास की पुरानी बात कोई पढ़ा रहा हूं तो उसके पीछे रीजन है कि मैं ऐसे बच्चों को भी कवर करना चाह रहा हूं कि जो बच्चे ऑफलाइन में हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए और वो अपना नेट भी यूज कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हर रोज पढ़ रहे हैं, तो उनको भी हम साथ में लेके चल पाए। तो चीजें आपको 100% मिलेंगी कि पुरानी भी, नई भी, एक्सपेक्टेड भी। अब एक बात देखिएगा, इसके अंदर मैं यहाँ एक बात और लिख देता हूं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कौन सा रहेगा? स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर रहेगा 6। ये चीज वो पूछ सकता है कि सबसे छोटा। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये डेफिनेशन भी रहे, आपके पास सारी चीजें रहे। इसमें लिख ही रखा है एक तो परफेक्ट है ही नहीं। क्यों? एक का फैक्टर एक ही हो गया, उसको हटाना ही था, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है उसका, तो फिर जोड़ कैसे करेंगे? तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखा है। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो चीजें सारी की सारी वो चीजें देखी हैं जो कल की क्लास से आगे बढ़ के हम लोगों ने काम किया है। समझ गए बात को? फैक्टर पूरा हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आपका चल गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के अंदर आपका ये आ गया है। आगे रिकरिंग डिजिट्स वगैरह जब भी आएंगी वो डेसिमल के अंदर आएगा। धीरे धीरे बस जो सीक्वेंस में मैं चल रहा हूं ना, आप उस सीक्वेंस में चलते रहिए, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी और हर चीज आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है? और बाकी अगर कुछ बात है, अब देखिएगा चलती क्लास में तो आप वो चीज किया करो कि जो चलती क्लास के डाउट है। अब आप वो डाउट लिखिएगा जो चीजों के ऊपर आप चाहते हैं कि आपसे कोई चीज आपका इश्यू है या जो हम आपसे बातचीत नहीं कर पाते हैं। अब लिख दो वो बात ताकि अपन उस बात को देख लें कि ऐसी कौन सी बात है जो आप चाहते हैं और हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ आया कमेंट? टाइम इंक्रीज को लेकर है तो मैं देखिएगा टाइम अगर कहेंगे तो अपन तो 2 घंटे की भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा सिलेबस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे लाइव में भी नहीं पढ़ पाते हैं उन बच्चों के लिए बाद में 2 घंटे की क्लास देख के उनको एकदम से ऐसा लगेगा कि यार ये 2 घंटा कैसे पढ़ूंगा मैं। उस वो 1 घंटा 50 मिनट सवा घंटे तक में तो ये भी सोचता है कि चलो कर देंगे। बाकी अगर सभी बच्चे अगर टाइम इंक्रीज को लेकर है तो इस चीज के ऊपर भी काम कर लेंगे, टाइम इंक्रीज कर देंगे। आपकी एक दिन के अंदर दो दो क्लास कर देंगे। एक टॉपिक एक जगह पर एक टॉपिक चला देंगे, दूसरी जगह पर दूसरा टॉपिक चला देंगे, मॉर्निंग इवनिंग की शिफ्ट करके, ताकि आपके पास दोनों चीजें रहें। इस बात में शायद मुझे लगता है काफी सारे लोग सेटिस्फाइड रहेंगे कि 2 टाइम पर अलग अलग 2 टॉपिक चला दो। एक तो ये 11 बजे का टाइम है ही अपना, एक और टाइम अपन कोई डिसाइड कर लेंगे शाम का, और उस टाइम पे हर रोज एक क्लास करते रहेंगे। तो एक एक घंटे करके 2 क्लास भी हो जाएंगी, 2 टॉपिक साथ में चल पाएंगे और अपने हिसाब से बच्चे आप देख भी पाएंगे। बोलो इस बात के लिए हाँ ना में जवाब दो। अब ये चीज तो सही लग रही है ना? अगर और कोई इश्यू है तो आप कमेंट रखिए ताकि हम लोग कमेंट के ऊपर बात करके आप तक अभी की अभी उन मुद्दों के ऊपर बातचीत हो जाए और आगे अपन उसको सोल्व कर दें। ठीक है? तो मुझे लगता है कि आज हो गई है सारी बातें। तो चलिएगा फिर, कल होती है मुलाकात आप सभी से। मैं फिर कह रहा हूं कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ की ऐसी व्यक्तित्व वाले इंसान बनिए कि आपको देख के लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आए। कहते ना कि पुजारी से मिलते हैं तो धर्म के अंदर, भगवान के अंदर, इन चीजों में विश्वास बढ़ जाता है। किसी खिलाड़ी से, कोच से मिलते हैं तो आपके अंदर हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाए। डॉक्टर से मिलते हैं तो आपको लगता है कि पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहिए। जिस तरीके के लोगों से मिलते हैं वैसे तो आपके अंदर एज इट एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड हो कि दुनिया आपको देख के बोले कि इसके पास जाने से ना मेरी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आपका ओरा उस कलर का हो, आभा उस कलर का हो। ये बहुत चीजें इफेक्ट डालती हैं। तो कल मुलाकात होती है 11 बजे। कल तक के लिए नमस्कार। ये प्यार आभार बनाए रखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, जाते जाते लाइक करके जाना। इतनी नई चीजें सिखाई हैं, जाते जाते लाइक जरूर करके जाना और वीडियो को शेयर जरूर कर